हमारे चैनल गुड थिंकिंग 31 में डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में बताया गया है। पहला पुस्तक है अछूत कौन और कैसे, दूसरा पुस्तक जाति का विनाश। अगर आप लोग अछूत कौन और कैसे का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। जाति का विनाश पुस्तक के बारे में हम लोगों ने अभी तक भाग 1 से 14 तक देख चुके हैं। जाति का विनाश का भाग 15 अंतिम वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने भाग 1 से 14 तक नहीं देखे हो तो आप लोग भाग 1 से 15 तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने सजातीय विवाह का नियम अपना लिया या उन्होंने स्वेच्छा से अपने को एक सीमित दायरे में बंद कर लिया? मेरा निवेदन है कि उत्तर द्विस्तरीय है। कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए और कुछ दूसरों ने पाया कि उनके लिए वे बंद कर दिए गए हैं। पहली व्याख्या मनोवैज्ञानिक है और दूसरी यांत्रिक, परंतु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जाति रचना की घटना की संपूर्णता से व्याख्या करने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। मैं पहले मनोवैज्ञानिक व्याख्या को लेता हूँ। इस सिलसिले में हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना है, ये उपविभाजन या वर्ग, आप चाहें जो कहें, औद्योगिक, धार्मिक या अन्य, किन कारणों से आत्मसीमित या सजातीय हो गए? मेरा उत्तर है क्योंकि ब्राह्मण ऐसे ही थे। सजातीय विवाह अथवा बंद दायरे की नीति हिंदू समाज के लिए एक फैशन था और चूंकि इसकी शुरुआत ब्राह्मणों ने की थी, इसलिए गैर ब्राह्मण वर्गों अथवा जातियों ने भी बढ़ चढ़कर इसकी नकल की और वे सजातीय विवाह प्रथा को अपनाने लगे। यह अनुकरण का संक्रमण है जिसने सभी उपवर्गों को विभेदीकरण की राह पर धकेल दिया और वे जातियों में बदल गए। मनुष्य में अनुकरण की इच्छा बहुत गहरे तक बैठी हुई है और भारत में विभिन्न जातियों की रचना की इस व्याख्या को अपर्याप्त नहीं समझा जा सकता। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वाल्टर बागेहोट का कहना है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अनुकरण स्वैच्छिक या सचेतन होता है। इसके विपरीत इसका अस्तित्व दिमाग के बहुत धुंधले हिस्सों में है, जिसकी धारणाओं के सचेतन स्तर पर उत्पन्न होने की तो बात ही क्या, उनके होने को भी महसूस नहीं किया जाता। पहले से ही ध्यान में होने पर भी उस समय इनका अनुभव ही नहीं होता। हमारे स्वभाव के अनुकरण मूलक हिस्से का मुख्य निवास हमारा विश्वास है और वे कारण जो हमें इसमें विश्वास करने को प्रवृत्त करते हैं या उसमें विश्वास नहीं करने को प्रवृत्त करते हैं, हमारी प्रकृति के सबसे धुंधले हिस्सों में रहते हैं। लेकिन विश्वासशीलता की अनुकरणगत प्रकृति में कोई संदेह नहीं हो सकता। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स 1915 पृष्ठ 60। अनुकरण करने की इच्छा को गैब्रिएल तार्डे ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बनाया है। उन्होंने अनुकरण की प्रवृत्ति को 3 नियमों में बांटा है। उसके 3 नियमों से एक यह है कि नीचे वाले ऊपर की नकल करते हैं या उन्हीं के शब्दों में अवसर मिलने पर सामंत सदा अपने नायकों, अपने राजा या अधिपति की नकल करते हैं और इसी प्रकार आम जनता भी अवसर मिलने पर अपने सामंतों की नकल करती है। लॉज ऑफ इमिटेशन, अनुवाद ईसी पार्सन्स, पृष्ठ 17। अनुकरण के बारे में टार्डे का दूसरा नियम यह है, अनुकरण की तीव्रता की मात्रा दूरी के अनुपात की विपरीत दिशा में होती है, या उन्हीं के शब्दों में जिस चीज का सबसे ज्यादा अनुकरण किया जाता है वह है सबसे समीप की चीजों में जो सबसे श्रेष्ठ हो। वास्तव में आदर्श के उदाहरण का प्रभाव उसकी दूरी के अनुपात के उलट और उसकी श्रेष्ठता के अनुपात में सीधा पड़ता है। यहाँ दूरी को समाज वैज्ञानिक अर्थ में लिया जाता है। कोई अजनबी भौगोलिक स्तर पर चाहे जितनी दूरी पर स्थित हो, इस दृष्टिकोण के अनुसार वह निकट है यदि उसके साथ हमारे बहुत और दैनिक संबंध हैं और यदि उसका अनुकरण करने की प्रत्येक सुविधा हमारे पास है। सबसे नजदीक सबसे कम दूरी के अनुसरण का नियम किसी उदाहरण के जिसकी स्थापना उच्चतर सामाजिक स्तर के लोगों ने कर दी हो, प्रसार के क्रमिक और निरंतर चरित्र की व्याख्या करता है। लॉज ऑफ इमिटेशन, अनुवाद ईसी पार्सन्स, पृष्ठ 225। अपनी इस स्थापना को सिद्ध करने के लिए, जिसे वास्तव में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि कुछ जातियों की संरचना अनुकरण से हुई, मुझे लगता है कि सर्वोत्तम तरीका यह पता लगाना होगा कि अनुकरण के माध्यम से जातियों की रचना के लिए महत्वपूर्ण स्थितियां हिंदू समाज में उपस्थित हैं या नहीं। ऊपर उल्लिखित अधिकारी विद्वान के अनुसार अनुकरण की स्थितियां यह हैं: 1. जिस स्रोत का अनुसरण किया जा रहा है समूह में उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और 2. समूह के सदस्यों में यथेष्ट और दैनिक संबंध होने चाहिए। भारतीय समाज में ये परिस्थितियां मौजूद थीं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मण को अर्ध ईश्वर माना जाता है और लगभग अंशावतार जैसा कहा जाता है। वह विधि नियोजित करता है और सभी को उसके अनुसार ढालता है।
उसकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध है और वह आनंद तथा शुभ का मूल स्रोत होता है। क्या शास्त्रों द्वारा गौरवान्वित और पुजारियों से ग्रस्त जनसमूह द्वारा पूजित ऐसा व्यक्ति विनीत मानवता पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ने में विफल हो सकता है? यदि यह सब सही है तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि उसे अनंत क्यों माना जाता है। ऐसा व्यक्ति तो अनुकरण से ज्यादा का पात्र है और कम से कम उसका अनुकरण तो किया ही जाना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी बनाई हुई सीमा में सजातीय विवाह का पालन करता है तो क्या दूसरों को उसके पदचिह्नों पर नहीं चलना चाहिए? दुर्बल मानवता, वह चाहे किसी गंभीर दार्शनिक के शरीर में हो या तुच्छ नौकरानी के शरीर में, उसे तो झुकना ही है। इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अनुसरण सरल है, आविष्कार कठिन। जातियों की रचना में अनुकरण प्रवृत्ति की भूमिका को दिखलाने का दूसरा तरीका है उन रीति रिवाजों के प्रति गैर ब्राह्मण वर्गों के नजरिए को समझना, जो जाति के ढांचे की शैशवावस्था में उसका समर्थन करते थे और जो इतिहास के प्रवाह में हिंदू दिमाग के साथ जुड़ गए और अभी तक वहीं कायम हैं, बिना किसी सहारे के, क्योंकि अब यह विश्वास का मामला हो गया है तथा इसे किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं रही, जैसे किसी तालाब में जलकुंभी। एक तरीके से, लेकिन सिर्फ एक तरीके से हिंदू समाज किसी जाति की हैसियत इस तथ्य के अनुसार बदल जाती है कि उसमें सती प्रथा, आजीवन वैधव्य और बालिका विवाह का चलन किस हद तक है। लेकिन इन रीति रिवाजों का पालन उस दूरी, यहाँ मैं इस शब्द का प्रयोग ताड़े के अर्थ में कर रहा हूँ, के अनुसार होता है जो जातियों को विभाजित करती है। जो जातियां ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा निकट हैं, उन्होंने इन तीनों प्रथाओं का अनुकरण किया है और वे इनका कड़ाई से पालन करती हैं। दूसरे जो जातियां ब्राह्मणों से कुछ कम निकट हैं, उनमें केवल आजीवन वैधव्य और बालिका विवाह प्रचलित हैं। जो कुछ और दूरी पर हैं, उनमें केवल बालिका विवाह प्रचलित हैं तथा सबसे अधिक दूरी वाले लोग सिर्फ जाति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मुझे कहने दें कि इस अधूरे अनुकरण का कारण आंशिक रूप से वही है जिसे टाडे दूरी कहते हैं और आंशिक रूप से इन रीति रिवाजों का बर्बर चरित्र है। यह घटना टाडे के नियम का संपूर्ण उदाहरण है और इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ती कि भारत में जाति रचना की पूरी प्रक्रिया नीचे के लोगों द्वारा ऊपर के लोगों के अनुकरण की प्रक्रिया है। इस मोड़ पर मैं अपने एक पहले के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पीछे मुड़ता हूँ, जो आपको अत्यंत आकस्मिक अथवा असमर्थित लगा होगा। मैंने कहा था कि इन विचाराधीन तीन प्रथाओं के बल पर ब्राह्मण वर्ग ने सबसे पहले जाति का ढांचा खड़ा किया था। इस निष्कर्ष के पीछे मेरा तर्क यही था कि इन प्रथाओं को अन्य वर्गों ने वहीं से सीखा है। गैर ब्राह्मण जातियों के बीच इन रिवाजों के प्रसार में साधन के रूप में या आदर्श के रूप में अनुकरण की भूमिका के बारे में मैंने जो कहा है, यद्यपि अनुकरण करने वालों को इसका एहसास नहीं है, पर वे रिवाज इनमें अनुकरण के रूप में आज भी मौजूद हैं और यदि ये अनुकरण हैं, तो जरूर कोई मूल जाति होगी जो इतनी ऊंची थी कि दूसरों के लिए वह आदर्श का काम कर सके। लेकिन एक धर्माधारित समाज में ईश्वर के सेवक के सिवाय आदर्श कौन हो सकता है? यहाँ आकर उनकी कहानी का उपसंहार हो जाता है, जो इतने कमजोर थे कि अपना दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकते थे। हमें अब यह देखना है कि जब दूसरों के विरुद्ध दरवाजे बंद कर दिए गए, तब उन्होंने खुद अपने दरवाजे क्यों बंद कर लिए। इसे मैं जातियों के निर्माण की यांत्रिक प्रक्रिया मानता हूँ, क्योंकि यह अनिवार्यतामूलक है। जाति की व्याख्या में दृष्टिकोण की यह पद्धति और मनोवैज्ञानिक पद्धति मेरे पूर्ववर्तियों की नजर से चूक गई। इसका कारण यह तथ्य है कि उन्होंने जाति की अवधारणा अपने आप में एक इकाई के रूप में प्रस्तुत की, जाति व्यवस्था के भीतर एक इकाई के रूप में नहीं। यह चूक या दृष्टि का अभाव ही इस विषय वस्तु की सही समझ और सही व्याख्या के लिए हानिकारक साबित हुआ। मैं एक टिप्पणी के द्वारा, जिसे अपने दिमाग में लगातार रखने का आपसे आग्रह करता हूं, अपनी व्याख्या प्रस्तुत करना चाहूंगा। वह टिप्पणी यह है कि एकवचन में जाति अनुचित है। जातियों का अस्तित्व केवल बहुवचन में है। जाति नाम की कोई चीज नहीं है, हमेशा जातियां हैं। अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। अपने को एक जाति में बदलने के बाद ब्राह्मणों ने इसके द्वारा गैर ब्राह्मण जातियों की रचना की, अथवा अपने तरीके से कहूं तो अपने आप को एक दायरे में सीमित कर लेने के बाद उन्होंने दूसरों को अपने दायरे से बाहर कर दिया। एक दूसरे उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। भारत को संपूर्ण रूप से देखें, जहां समूहों का नामकरण उन धर्मों के आधार पर हुआ है
जिनमें उनकी आस्था है, अर्थात हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और पारसी। लेकिन हिंदुओं को छोड़कर शेष में आंतरिक जाति भेद नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ व्यवहार में जातियां हैं। यदि पहले चार समुदाय अपने को अलग कर लेंगे तो पारसी प्रत्यक्षत अपने आप बाहर रह जाएंगे, परंतु परोक्ष रूप से वे भी आपस में एक अलग समुदाय बन जाएंगे। प्रतीकात्मक तौर पर यदि समूह का सजातीय विवाह पद्धति में सीमित रहना चाहता है तो निश्चित रूप से समूह को भी विवश होकर अपने में ही सिमटकर रह जाना पड़ेगा। अब यही तर्क आप हिंदू समाज पर लागू करें तो आपको जाति के विभाजनकारी चरित्र के बारे में एक और व्याख्या मिलेगी, जो अपने को दोहराने की प्रवृत्ति जो इसमें अंतर्निहित है का परिणाम है। किसी भी नई बात को जाति द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना कम है, जो उसकी नैतिक, धार्मिक और सामाजिक आचरण संहिता को गंभीरता से चोट पहुंचाती है। किसी जाति के ऐसे अवज्ञाकारी सदस्यों के सामने जाति से बाहर कर दिए जाने का खतरा मौजूद हो जाता है। ऐसे सदस्यों के सामने यह विकल्प भी नहीं रहता कि कोई अन्य जाति उन्हें ग्रहण कर लेगी या अपने में समाहित कर लेगी। जाति के नियम निष्ठुर हैं और अपराधों के बीच बारीक अंतर करने का धैर्य उनमें नहीं होता। सोचने का एक नया तरीका एक नई जाति की सृष्टि कर देगा, क्योंकि पहले से चली आ रही जातियां उसे सहन नहीं कर सकती। अनिष्टकारी चिंतकों का हश्र, जिन्हें उनके प्रशंसकों द्वारा गुरु कहा जाता है, वही होता है जो अवैध प्रेमियों में पापियों का होता है। गुरु एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में एक नई जाति की सृष्टि करता है और अवैध प्रेमी एक मिश्रित जाति की। जातियों को ऐसे पापी से कोई सहानुभूति नहीं होती जो उनकी संहिता का उल्लंघन करने का साहस रखता है। इसका दंड है जाति से बहिष्कार और नतीजा है एक नई जाति का जन्म। लेकिन यह कोई विशिष्ट हिंदू मनोविज्ञान नहीं है जो जाति से बहिष्कृत लोगों को एक नई जाति बनाने के लिए प्रेरित करता है। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अक्सर होता यह है कि वे किसी जाति जो प्राथमिकता की दृष्टि से उच्चतर हो का विनीत सदस्य बनने के काफी इच्छुक रहते हैं, बशर्ते उसमें इनका प्रवेश हो जाए। लेकिन जातियां बंद दायरे वाली इकाइयां होती हैं और पूरी सजगता के साथ तथा बिना किसी अपराध ग्रंथि के उनका षड्यंत्र होता है कि जाति से बहिष्कृत लोग अपनी अलग जाति बना लें। इस जिद्दी परिस्थिति का तर्क बहुत ही निर्मम है और इसकी शक्ति का ही यह नतीजा होता है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समूह अपने आप को एक दायरे में बंद लेते हैं। अपने दायरे को बंद करने की प्रक्रिया में दूसरों ने भी अपने को बंद कर लिया होता है। इसका नतीजा यह होता है कि नए समुदाय जो जाति नियमों को चोट पहुंचाने के कारण बन जाते हैं, यांत्रिक रूप से आश्चर्यजनक बहुलता के साथ लगातार जातियों में परिवर्तित होते जाते हैं। तो यह रही भारत में जाति रचना की प्रक्रिया की दूसरी कहानी। अब मैं अपनी स्थापना के मुख्य बिंदुओं का सार संक्षेप प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे विचार से जाति के अध्ययनकर्ताओं ने कई गलतियां की हैं, जिसके कारण उनका अनुसंधान गलत दिशा में मुड़ गया। जाति के यूरोपीय अध्ययनकर्ताओं ने जाति व्यवस्था में त्वचा के रंग की भूमिका पर जोर दिया है, जो ठीक नहीं है। चूंकि वे स्वयं रंग भेद का शिकार हैं, उन्होंने बहुत जल्द कल्पना कर ली कि यह जाति समस्या का प्रमुख कारक है। लेकिन कुछ भी सत्य से ज्यादा दूर नहीं हो सकता और डॉक्टर केतकर सही कहते हैं जब वे इस बात पर जोर देते हैं कि सभी राजा, वे चाहे तथाकथित आर्य नस्ल के हों या द्रविड़ नस्ल के, आर्य थे जब तक विदेशी यहाँ नहीं आए थे और उन्होंने दोनों में अंतर करना स्वीकार नहीं किया था। कोई कबीला या परिवार आर्य है या द्रविड़, इस प्रश्न से भारत लोग परेशान नहीं होते थे। त्वचा का रंग बहुत पहले ही महत्वहीन हो चुका था। हिस्ट्री ऑफ कास्ट पृष्ठ 82। उन्होंने मात्र वर्णन को व्याख्या समझने की भूल की है और उस पर इस तरह लड़े झगड़े हैं जैसे वे जाति उत्पत्ति के सिद्धांत हों। निश्चय ही व्यवसाय और धर्म पर आधारित जातियां हैं, पर उनसे जाति के प्रारंभ की कोई व्याख्या हासिल नहीं होती। हमें यह पता लगाना है कि व्यावसायिक आधार पर जातियां क्यों हैं, लेकिन यह सवाल कभी पूछा ही नहीं गया है। अंत में उन्होंने जाति को बहुत हल्के ढंग से लिया है, जैसे एक फूंक से जातियां उठ खड़ी हुई हों। इसके विपरीत, जैसा मैंने स्पष्ट किया है, जाति को बनाए रखना लगभग असंभव है, क्योंकि इसमें जो कठिनाइयां निहित हैं, वे अतिवृहत हैं। यह सही है कि जाति विश्वास पर आधारित है, लेकिन विश्वास किसी संस्था की नींव बन जाए, इसके पहले आवश्यक है कि उस संस्था को लगातार बनाए रखा जाए और निरंतर मजबूत किया जाए। जाति समस्या के संबंध में मेरे अध्ययन के 4 पक्ष हैं।
एक, हिंदू जनसंख्या के सामासिक स्वरूप के बावजूद इसमें गहरी सांस्कृतिक एकता है। 2, जातियां इस विराट सांस्कृतिक इकाई का टुकड़ों में विभाजन है। 3, शुरू में केवल एक ही जाति थी। और 4, अनुकरण और बहिष्कार से विभिन्न जातियां बन गई हैं। आज भारत में जाति समस्या में विशेष दिलचस्पी पैदा हो गई है, क्योंकि इस अप्राकृतिक संस्था से छुटकारा पाने के लिए सतत प्रयत्न हो रहे हैं। सुधार के इन प्रयत्नों से जाति की उत्पत्ति के बारे में बहुत विवाद पैदा हो गया है कि जाति का जन्म किसी सर्वोच्च सत्ता के आदेश से हुआ या मानव समाज के इतिहास में कुछ खास परिस्थितियों के अंतर्गत यह एक अचेतन घटना है। जो व्यक्तिवाद के विचारों के पक्षधर हैं, मुझे आशा है कि उन्हें इस प्रबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण से विचार की सामग्री मिलेगी। इसके व्यावहारिक महत्व के अलावा जाति का विषय एक बहुत ही व्यापक समस्या है और इसकी सैद्धांतिक आधारभूमि के बारे में मेरे भीतर जो दिलचस्पी पैदा हुई है, उसी ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं आपके सामने अपने कुछ निष्कर्ष रखूं, जिनकी बुनियाद मुझे ठोस लगती है और वे आधार भी जिनके द्वारा उनका समर्थन किया जा सकता है। मैं इतना हठधर्मी भी नहीं हूं कि यह सोच लूं कि इस संबंध में मैंने एक तरीके से अंतिम बात कह दी है या यह इस विषय पर चर्चा में एक योगदान से ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी को गलत दिशा में धकेल दिया गया है और इस आलेख का प्राथमिक उद्देश्य अनुसंधान की सही राह की ओर संकेत करना है, ताकि एक ऐसा सत्य पाया जा सके जो कुछ काम का हो। हमें इस विषय के विश्लेषण में पूर्वाग्रह के प्रति सावधान रहना है। विज्ञान में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि चीजों का फैसला वस्तुपरक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, यदि मेरी विचारधारा को रचनात्मक तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है, तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी एक ऐसे विषय पर जिसके तमाम विद्वतापूर्ण अनुसंधानों के बावजूद हमेशा विवादग्रस्त रहने की संभावना है, तार्किक असमर्थि से। अंत में, हालांकि मेरी महत्वाकांक्षा है कि जाति का एक सिद्धांत प्रतिपादित करूं, लेकिन अगर यह सिद्ध किया जा सके कि यह आधारहीन है, तो इसका परित्याग करने का मैं उतना ही इच्छुक हूं। कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1754 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को ब्रिटिश शासन से आजादी 1776 में मिली थी। आम्बेडकर ने इस विश्वविद्यालय में जुलाई 1913 में एमए के लिए राजनीति विज्ञान विभाग में प्रवेश लिया था। यहाँ अध्ययन के लिए उन्हें बड़ौदा रियासत के गायकवाड़ शासक ने छात्रवृत्ति प्रदान की थी। उन्होंने यहाँ से 5 जून 1915 को एमए की परीक्षा पास की। मई 1916 में द नेशनल डिवाइडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी नामक एक शोध प्रबंध एमए के लिए लिखा और विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। 1927 में इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नामक शोध प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी उपाधि से सम्मानित किया। यह शोध प्रबंध बाद में पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुआ कि आम्बेडकर ने यहाँ आर्य, द्रविड़, मंगोल और शक पदों का प्रयोग नस्ल के अर्थ में किया है। वे समाज वैज्ञानिकों के इस बात से सहमत थे कि भारत की जनसंख्या विभिन्न नस्लों के मिश्रण से बनी है। एमाइल चार्ल्स मैरी सेनार्ट 26 मार्च 1847 से 21 फरवरी 1928 भारतीय समाज और इतिहास के एक फ्रांसीसी अध्येता थे। उन्होंने भारतीय पुरालेखों पर काफी काम किया था। इसके अतिरिक्त सेनार्ट ने कई सारे बौद्ध और हिंदू ग्रंथों का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद भी किया था। इसमें उपनिषदों का अनुवाद भी शामिल है। जेसी नेस्फील्ड 14 अगस्त 36 से 28 जून 1936 एक शिक्षाविद के रूप भारत में रहे। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था का भी अध्ययन किया था। सर हर्बर्ट होप रिसली 4 जनवरी 1851 से 30 सितंबर 1911 एक अंग्रेजी नृवंश विज्ञान शास्त्री और औपनिवेशिक प्रशासक थे। इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी के जनजातियों और जातियों का गहन और व्यापक अध्ययन किया। 1901 की जनगणना में ब्रिटिश भारत के समग्र हिंदू आबादी की जाति व्यवस्था की औपचारिक गणना के लिए जाने जाते हैं। जाति जनगणना इन्हीं के देखरेख में हुई थी। नस्ल विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में इन्होंने भारतीयों को आर्य और द्रविड़ 2 नस्लों में बांटा, साथ ही साथ भारतीयों को 7 जातियों में विभाजित किया। डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर 2 फरवरी 1884 से 10 अप्रैल 1937 ने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1911 में दी हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियों का इतिहास, शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हुए।
इन्होंने मनुस्मृति में परिलक्षित सामाजिक स्थितियों का विवेचनात्मक विश्लेषण किया। इनका मानना था कि मनुस्मृति का रचनाकाल 227 से 320 ईस्वी के बीच में है। इसके परिशिष्ट रूप में दिए गए लेख जाति और मानव जाति विज्ञान में उन्होंने वर्ण तथा जाति के मौलिक भेद पर बल दिया। अमेरिका में ही इन्होंने जातियों के इतिहास का दूसरा खंड एन एसे ऑन हिंदुइज्म इट्स फॉर्मेशन एंड फ्यूचर हिंदुत्व पर एक निबंध इसकी उत्पत्ति और इसका भविष्य नाम से प्रकाशित किया। अमेरिका से भारत वापस आने पर इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसी दौरान इनकी दो अन्य महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित हुईं, एन एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थशास्त्र पर एक निबंध और हिंदू लॉ एंड दी मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्टडी देयर्फ हिंदू कानून और उसकी पद्धति तथा उसके ऐतिहासिक अध्ययन का सिद्धांत। ये मराठी भाषा के प्रथम ज्ञानकोश तैयार करने के लिए भी जाने जाते हैं। धर्मशास्त्रों में विवाह के जो नियम बनाए गए हैं उनमें सपिंड संबंधियों के संबंध में विशेष तौर पर विचार किया गया है। सभी ब्राह्मण ग्रंथ संपिंड संबंधियों के बीच विवाह का निषेध करते हैं। यह निषेध सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होता है। इसमें शूद्र भी शामिल हैं। सपिंड का शाब्दिक अर्थ होता है कि शरीर के अवयव एक ही पिंड से उत्पन्न हुए हों। पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र सभी सपिंड संबंधी हुए, क्योंकि पिता का पिंड सभी में हस्तांतरित होता गया है, किंतु पुत्र का सपिंड संबंध माता के पक्ष में भी हो जाता है, क्योंकि माता में पिंड का जो अंश आता है वह पितृपक्ष से आता है। इसी आधार पर अपने माता के पिता, माता की बहन, माता के भाई से भी सपिंड संबंध होता है। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच भी सपिंड संबंध होता है, क्योंकि दोनों के पिंडों के अंश उनके पुत्र के शरीर में जाते। अपने भाई की पत्नियों के साथ भी सपिंड संबंध होता है, क्योंकि उनके द्वारा जनित पुत्र में उनके पतियों के पिंड का अंश रहता है और सभी भाई एक ही पिंड के अंश बने होते हैं। इसलिए पूर्व निर्धारित पीढ़ियों की संख्या तक सपिंड संबंधियों में विवाह नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के संबंध में सपिंड संबंध मां की पंक्ति में 5 पीढ़ियों तक के वंशज और पिता की पंक्ति में 7 पीढ़ियों तक के वंशज व्यक्ति सपिंड कहे जाएंगे। पंक्ति को संबंधित व्यक्ति के संबंध में ऊपर की ओर गिनी जाएगी और संबंधित व्यक्ति को पहली पीढ़ी माना जाएगा। 2 व्यक्ति आपस में सपिंड कहे जाएंगे यदि एक व्यक्ति दूसरे की पंक्ति में सपिंड संबंध से पूर्वज हो या दोनों का सपिंड रिश्ते में एक ही पूर्वज रहा हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सामान्यत सपिंड अंत विवाह की इजाजत नहीं देता, परंतु दक्षिण भारत में प्रचलित ममेरे फुफेरे भाई बहनों को भी प्रथागत रूप में अपवाद स्वरूप स्वीकार करता है। यहाँ आम्बेडकर हिंदुओं के इस पाखंड को उजागर कर रहे हैं कि हिंदू जहाँ एक ओर सपिंड और सगोत्रीय विवाह का निषेध करते हैं, वहीं सजातीय विवाह का समर्थन करते हैं और अंतरजातीय विवाह का पूरी तरह निषेध करते हैं। टोटम को गणचिह्न कुलचिह्न कहते हैं। गणचिह्न या टोटम किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्यों का किसी जानवर, वृक्ष, पौधे या अन्य आत्मा से संबंध माना जाता है। टोटम शब्द ओजिब्वे नामक मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा के ओतोतेमन से लिया गया, जिसका मतलब अपना भाई बहन या रिश्तेदार है। इसका मूल शब्द ओते है, जिसका अर्थ एक ही मां से जन्मे भाई बहन हैं, जिनमें खून का रिश्ता है और जो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते हैं। अक्सर टोटम वाले जानवर या वृक्ष का उसे मानने वाले कबीले के साथ विशेष संबंध माना जाता है और उसे मारना या हानि पहुंचाना वर्जित होता है या फिर किसी विशेष अवसर पर या विशेष विधि द्वारा ही मारा जा सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर 27 अप्रैल 1820 से 8 दिसंबर 1903 विक्टोरियाई काल के एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। वे सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो कि उन्होंने चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ने के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी 1864 में प्रस्तुत की थी। परिचय: राजकिशोर 2 जनवरी 1947 4 जून 2018। राजकिशोर की हिंदी भाषा भाषी समाज में एक पत्रकार और लेखक के रूप में अपनी खास पहचान रही है। वे अपनी मौलिक वैचारिकता, गहन संवेदनशीलता, बेबाक अभिव्यक्ति और संप्रेषणीय शैली के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने रविवार और नवभारत टाइम्स में संपादकीय पदों पर काम किया। दूसरा शनिवार और रविवार डाइजेस्ट जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। राजनीतिक टिप्पणीकार और स्तंभकार के रूप में वे पाठकों के प्रिय लेखक बने।
वे विभिन्न अखबारों में नियमित स्तंभ लेखन करते रहे। उनके द्वारा संपादित श्रृंखला आज के प्रश्न हिंदी जगत में काफी सराही गई। तुम्हारा सुख और सुनंदा की डायरी नामक 2 उपन्यास, पाप के दिन शीर्षक कविता संग्रह और अंधेरे में हंसी व्यंग्य संकलन उनकी मुख्य सृजनात्मक कृतियां हैं। जाति कौन तोड़ेगा, एक अहिंदू का घोषणा पत्र, मुस्लिम मिथक और यथार्थ और स्त्री का उत्सव जैसी उनकी पुस्तकें पाठकों की जुबान पर चढ़ गई थीं। आम्बेडकर की कालजयी कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का उन्होंने जाति का विनाश नाम से हिंदी में अनुवाद किया। वे चाहते थे कि इस किताब को हिंदी भाषी समाज के सभी पाठकों के हाथ में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि जाति से मुक्ति में ही भारतीय समाज की मुक्ति निहित है। जाति का विनाश किताब के प्रकाशन की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उन्होंने हमसे अंतिम विदा ले ली। हम उनके हाथ में उनकी प्रिय किताब नहीं सौंप पाए, इसका हमें दुहक सालता रहेगा। प्रकाशक एफपी बुक्स। डॉक्टर सिद्धार्थ, जन्म 15 जून 1971। डॉक्टर सिद्धार्थ फॉरवर्ड प्रेस के संपादक हिंदी हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकों तथा दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है, जिनमें बद्रीनारायण की किताब कांशीराम लीडर ऑफ दलित्स, विलियम हिंटन की किताब टर्निंग पॉइंट इन चाइना आदि शामिल हैं। वे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में पीएचडी हैं तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में अध्यापन कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।